तो यह जो बीमारी होती है, जो अस्थमा होती है, वो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। क्रोनिक मीन्स जो धीरे धीरे बीमारी होती है उससे क्रोनिक बोला जाता है। तो ये अफेक्ट करती है एयरवे को, जो लंग्स की एयरवे होती हैं हमारी, उसको ये अफेक्ट करती है। एयरवे आर ट्यूब्स, जो एयरवे हमारी होती हैं वो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं। वो कैरी करती हैं एयर को कैरी करती हैं, पहुंचाती हैं, और क्या करती हैं साथ में, आउट ऑफ योर लंग्स, और लंग्स से बाहर करती हैं। अस्थमा के टाइम क्या होता है, जो हमारी एयरवे होती है, ये जो आप एयरवे देखते हैं, इसमें जो एयर जो पास होती है, ये क्या होती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इसमें म्यूकस भर जाता है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये चोक हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसके कारण से ये समस्या होती है। तो क्या होता है, हार्डर ऑफ एयर फ्लो आउट, तो जो एयर का फ्लो होता है वो हार्ड हो जाता है और एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाती है, तो ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में समस्या होती है। नेक्स्ट देखें उसके क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। तो जो ट्रिगर करते हैं अस्थमा को, उसके बारे में देखें। कुछ कॉमन्स होते हैं, जो जैसे इन्फेक्शंस लाइक साइनसाइटिस आपकी समस्या हो गई, या तो कोल्ड की समस्या हो गई, आपको जुकाम हो गया, या तो फ्लू की समस्या हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कि अस्थमा को ट्रिगर करते ही ये सारे सिम्टम्स, एलर्जेंस सचेज जैसे पॉलन हो गया, या तो मोल्ड हो गया, या डस्ट माइट्स हो गए, तो ये अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। इरिटेंट लाइक स्ट्रांग ऑर्डर्स हो गया, या परफ्यूम्स हो गया, या क्लिनिक जो आपको एलर्जेंस होता है, एलर्जी होती है, उससे क्या होता है, आपको इरिटेशंस होता है, तो ये जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। सॉल्यूशंस हो गए, या एयर पॉल्यूशन हो गया, जब CO2 की मात्रा जो होती है एयर में बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। या तंबाकू, या आपको तंबाकू नहीं खा रहे हैं तो कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो आप उससे सांस लेने में दिक्कत होती है, ये भी आप ट्रिगर करता है। मेडिकेशन जैसे एस्प्रिन जो होती है टेबलेट, वो क्या करती है, वो अस्थमा को ट्रिगर करती है, वो बढ़ाती है अस्थमा को, सांस लेने में समस्या होती है। या आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको समस्या हो सकती है, अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट समझेंगे बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे हमारे अंदर जो होती है वो समस्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अब अगर नॉर्मल की बात करें तो आप देख सकते हैं एयरवे एकदम नॉर्मल है, एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, मसल रिलैक्स है, नॉर्मल एयरवे है, नॉर्मल अमाउंट म्यूकस है, म्यूकस भी नॉर्मल है। जो ये होती है इन्फ्लेम्ड होती है लंग्स की, इसमें क्या होता है, मसल टाइटनेस होती है, जो ये मसल्स होती हैं वो टाइट होती हैं, स्मूथ मसल्स जो हैं ये टाइट हो जाती हैं। एयरवे स्वेलिंग, एयरवे जो होती है वो स्वेलिंग हो जाती है, उसमें म्यूकस क्लॉग द एयरवे, जो एयरवे के अंदर जो म्यूकस होता है क्लॉग हो जाता है। लंग्स हैव डिफिकल्टी मूव एयर इन एंड आउट, जो लंग्स के अंदर जो एयरवे के अंदर जो O2 जो सिक्रेट होता है, O2 जो निकलता है वो क्या होता है, पास होता है, वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ये एकदम जकड़ जाती है, चौक हो जाती है, इसके कारण से एयर अच्छे से पास नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो अस्थमेटिक एयरवे होता है, इसमें स्मॉल जो मसल स्पाज्म हो जाती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और क्या होता है, म्यूकस जो होता है वो म्यूकस हाइपर सिक्रीशंस होने लगता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ग्लोबुलेट सेल्स हाइपरप्लेसिया, ये कंडीशंस हो जाती हैं। स्नोफिलिया इन्फ्लेमेशंस होता है, स्नोफिलिया जो होता है इन्फ्लेम्ड हो जाए, स्नोफिलिया बढ़ जाती है। इसमें अस्थमा की जो रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें स्नोफिलिया बढ़ी हुई मिलती हैं, तो इसके कारण से इसमें म्यूकोसा बढ़ जाता है, जो क्योंकि हिस्टामाइन ज़्यादा रिलीज होता है, एलर्जेंस होते हैं, तो इसके कारण म्यूकस रिलीज होता है, तो म्यूकस की मात्रा बढ़ने से जो एयरवे होती है वो एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और एयर को पास नहीं करती है, तो ये समस्याएं होती हैं इसमें। आप इसमें देख सकते हैं जैसे ये नॉर्मल एक एयरवे है, और ये जो एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट है, इसमें जो आप देख सकेंगे एकदम बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है इसमें, तो इसमें एयर अच्छे से पास नहीं हो पाती, इन्फ्लामेशन इसमें बढ़ गया है, इसका डायमीटर एकदम डिक्रीज हो गया है, और म्यूकस की मात्रा इसमें बढ़ गई है। तो क्या होता है, जो ये से हमारी ये एयरवे है, तो इसमें क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन बढ़ गया, इन्फ्लामेशन बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन से म्यूकस का वो थिक हो गया, उसकी मात्रा बढ़ गई है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी एयरसेक होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और एयरसेक तक हमारा जो O2 होता है वो नहीं पहुंच पाता है, तो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है, और कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है इसके कारण से।
नेक्स्ट देखें उसके सिम्टम्स के बारे में। अस्थमा में कैसे कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो फीलिंग होती है वो टायर्ड होती है। व्यक्ति हमेशा अपने को टायर्ड, थका हुआ महसूस करता है। सोने में उसको बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। छींकें बार बार आती हैं, एलर्जी हो जाती है, हर जगह एलर्जी हो जाती है। ब्रीथिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सांस नहीं ले पाता है, चेस्ट में पेन भी होने लगता है। फ्रिक्वेंट कफ की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि म्यूकस की मात्रा बढ़ जाएगी तो कफिंग की मात्रा बढ़ जाती है। वीजिंग, जब वो सांस लेता है तो गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ आती है, आवाज़ क्लियर नहीं निकल पाती है। चेस्ट पेन होने लगता है, सीने में दर्द होने लगती है। कॉमन कोल्ड, हमेशा उस व्यक्ति को जुखाम बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन, कई आपको सिम्टम्स देखने, अदर भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, या मेडिसिन नहीं, नॉर्मल अगर ऐसा अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है तो मेडिसिन ना लेकर के भी सही किया जा सकता है। जिससे जिस जगह से स्मोकिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उस जगह से आप अवॉइड करिएगा। स्मोकिंग या तो कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, जिससे अस्थमा ट्रिगर ना हो। अवॉइडिंग बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, जो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए, वो अस्थमा को ट्रिगर करती हैं। एनएसआईडी या एस्प्रिन जो होती हैं, ये जो एस्प्रिन, जिससे पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, तो ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ये अस्थमा को ट्रिगर करती हैं। प्रिवेंट एलर्जन से दूर रहना चाहिए। जैसे जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, डस्ट है, पोलन है, तो इनसे आपको दूर रहना चाहिए। हेवी जो एक्सरसाइज होती है उससे भी दूरी बनाकर रहनी चाहिए, हेवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखें ट्रीटमेंट मेडिसिन की क्या होती हैं, जिसे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो मेडिसिन कौन कौन सी ली जाती हैं, क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको नेबुलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जब ज़्यादा समस्या होती है तो इसमें एक डोलोन आती है। तो डोलोन में क्या होता है, लीवोसल्ब्यूटामॉल होती है और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड की फार्मूला की होती है। तो इसका जो है ये कॉम्बो में आती है। तो इसका जो नेबुलाइजेशन के थ्रू नेबुलाइज किया जाता है। और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए बुडीकॉर्ड को साथ में मिला के दिया जाता है, जिसे बिडसोनाइड नेबुलाइजर कहते हैं। तो ये क्या करती है, ये ब्रांकोडायलेटर होती है, ये हमारी जो एयरवे कंस्ट्रिक्ट होती है उसको ये डायलेट कर देती है। और जो बिडसोनाइड है, बिडसोनाइड क्या करती है, ये इन्फ्लामेशन को कम कर देती है। तो उसकी वजह से समस्या सही हो सकती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में इन्हेलर में जैसे आती हैं, ये इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड लीवोसल्ब्यूटामॉल इन्हेलर आता है, जो कॉम्बो में आता है। इसको आप इन्हेलर रख सकते हैं। जब आपको समस्या सांस लेने में प्रॉब्लम होने, आप मुंह में डाल के इसको इन्हेल कर लेते हैं। इसके बुडीकॉर्ड भी आता है, तो उससे इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। कॉम्बो फॉर्म में जो आता है उसको आप रख सकते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करेगा और आपको इसके समस्या देखने को जो मिलती है वो कम हो जाएगी। अब मेडिसिन की जो मेडिसिन ली जाती हैं उसमें कुछ तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन ली जाती हैं, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन ली जाती हैं। तो उनको जैसे मॉन्टेल्यूकास हो गया और जेफिरलुकास्ट हो गया, तो ये मेडिसिन ली जाती हैं। इसमें क्या होता है, ये आपको जो होता है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो म्यूकस होती है उसको कम करती है। जो एंटी हिस्टामिनिक होती हैं, हिस्टामाइन को ये रिलीज कम कराती हैं, उसको सप्रेस करती हैं, जिसके कारण से एलर्जी कम हो जाती है, तो म्यूकस की मात्रा कम बनती है। तो आपको जो कंस्ट्रिक्ट होती हैं वो एयरवे को अच्छे से पास करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमें वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके और आपको जानकारी ऐसी ही मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।